नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो भारत की पहचान से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। सवाल है भारतीय सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का। क्या ये एक कामयाब मॉडल है या एक नाकामी? इसी बहस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल अपनाया गया वो वाकई एक कामयाब और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क साबित हुआ है? मतलब इतने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले देश में क्या ये मॉडल असल में काम कर पाया, या फिर ये बस एक अच्छा ख्याल था जो किताबों में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ज़मीनी हकीकत पर आकर फेल हो गया? तो चलिए इस पूरी बहस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी बहस है क्या। फिर जानेंगे कि क्यों इसे एक ज़रूरी यूनिफाइंग फोर्स माना जाता है, और इसके उलट ये एक नाकाम राजनीतिक हथियार कैसे बन गया। फिर आदर्श और हकीकत की तुलना करेंगे और देखेंगे कि ये सफ़र आखिर हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी बहस की। देखिए, ये मामला बहुत पेचीदा है और इसमें मोटे तौर पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म वो मजबूत धागा है जो भारत की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ जोड़कर एक देश बनाता है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी जान है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल उल्टा तर्क है, वो ये कि ये सिर्फ एक किताबी ख्याल है, एक नाकाम विचार जो ज़मीनी हकीकत में राजनीतिक हेरफेर का एक हथियार बनकर रह गया है। तो आइए पहले उस तर्क को समझते हैं जो सेक्युलरिज्म को भारत की नींव मानता है, एक ऐसी ताकत जो हम सबको जोड़ती है। देखिए, ये कोई बाहर से आया हुआ आइडिया नहीं था। इसकी जड़ें हमारे अपने आज़ादी के आंदोलन में हैं। 1942 में ही गांधी जी ने कह दिया था कि हिंदुस्तान यहाँ पैदा होने वाले और पलने बढ़ने वाले हर इंसान का है। फिर 1947 में नेहरू जैसे हमारे नेताओं ने एक ऐसे देश की कल्पना की जो किसी एक धर्म से बंधा हुआ ना हो, और इसी सोच को 1950 में हमारे संविधान में जगह दी गई, प्रस्तावना में और हमारे मौलिक अधिकारों में। और एक बात और, हमने पश्चिम के सेक्युलरिज्म की सीधी सीधी नकल नहीं की, जहां सरकार और धर्म के बीच एक मोटी दीवार होती है। नहीं, हमारा मॉडल अलग है। इसे सर्वधर्म समभाव कहते हैं, जिसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, उनसे पूरी तरह अलग थलग नहीं रहेगा। इसी को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। और यही बात इसे सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा जरिया बनाती है, क्योंकि हमारा संविधान राज्य को धार्मिक मामलों में दखल देने की इजाज़त देता है। लेकिन क्यों? ताकि वो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों को खत्म कर सके। जरा सोचिए, अगर राज्य धर्म से बिल्कुल दूर रहता तो क्या वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ कानून बना पाता, या फिर हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिला पाता? शायद नहीं। ठीक है, ये तो हुई एक साइड की बात, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो तर्क जो कहता है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक नाकाम राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है। इस तर्क की शुरुआत एक बहुत कड़वी सच्चाई से होती है। एक खोट है, देश आपसी अविश्वास और द्वेष से जल रहा था। और दुख की बात यह है कि ये शब्द आज भी उतने ही सच लगते हैं जितने तब थे। सांप्रदायिकता आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी और खतरनाक ताकत है। तो आलोचनाएं हैं क्या? पहली तो ये कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म एक कैंसर की तरह समाज और राजनीति में फैल चुका है। दूसरा, ये आरोप लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने धर्म को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है, और जो राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत था, उसका वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल हुआ है। नतीजा, संविधान का आदर्श एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ, और दोनों के बीच मीलों लंबी खाई है। तो देखिए टकराव कहाँ होता है। सिद्धांत तो ये था कि राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और समाज की भलाई के लिए दखल देगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? आरोप ये है कि ये दखल अंदाजी अक्सर राजनीतिक फायदे को देखकर की गई, जिससे तुष्टीकरण के आरोप लगे, और यहीं पर सुधार का ये औजार बंटवारे का हथियार बन गया। तो फिर हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है संवैधानिक सोच और दूसरी तरफ है जमीनी सच्चाई, और इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई है।
हमारे संविधान का वादा बहुत साफ और शक्तिशाली है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत उन सबका घर है जो यहाँ रहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उनके अधिकार और दायित्व बराबर हैं, कानून का राज स्थापित है। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन इस वादे के ठीक उलट जो कड़वी हकीकत है, वो ये कि सांप्रदायिकता ने हमारे सार्वजनिक जीवन को बिगाड़ कर रख दिया है। और जब समाज का ताना बाना ही इस तरह से बट जाए, तो सवाल सिर्फ इसे लागू करने की नाकामी का नहीं रह जाता। ये तो ज़मीनी स्तर पर इस सिद्धांत के ही खारिज होने जैसा लगने लगता है। तो यहीं से बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ढांचा मतलब हमारा संवैधानिक फ्रेमवर्क बिल्कुल सही है, बस उसे लागू करने में कमी रही है। वहीं दूसरे कहते हैं कि नहीं, ढांचे में ही कुछ बुनियादी कमी है। और ये एक बड़ा सवाल है कि अगर 70 से ज़्यादा सालों से इसे ठीक से लागू करने की पॉलिटिकल विल ही नहीं बन पाई, तो क्या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये ढांचा हमारी असलियत के लिए फिट भी है या नहीं? तो ये पूरी बहस हमें ये दिखाती है कि भारतीय सेक्युलरिज्म कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया है। नहीं, ये एक सफ़र है, एक अधूरा सफ़र जो अक्सर मुश्किलों से भरा रहा है। तो आखिर में हम दो बड़े नतीजों पर पहुंचते हैं। एक है आशावादी नज़रिया। ये कहता है कि देखो, फेलियर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है, आइडिया में नहीं। संवैधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि एकता का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एक यथार्थवादी नज़रिया भी है। वो ये सवाल उठाता है कि 70 साल से ज़्यादा की नाकामी के बाद क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मॉडल शायद भारत की सामाजिक हकीकत के लिए बना ही नहीं है। ये खाई इतनी बड़ी है कि इसे और अनदेखा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या कमी खुद सिद्धांत में है, या फिर इसे ठीक से लागू करने का संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए? शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म फेल हुआ या पास, बल्कि ये है कि इसकी नाकामी का जो स्वरूप हमारे सामने है, वो हमें आगे के रास्ते के बारे में क्या सिखाता है।